हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स में रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक है लंब अक्षों की प्रमेय, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। इसके पहले वाला जो वीडियो हमारा था वो समांतर अक्षों की प्रमेय थी और उसको हमने डिटेल में पढ़ाया है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो जड़त्वाघूर्ण संबंधी जो दूसरी प्रमेय है लंब अक्षों की प्रमेय, वो क्या है, उसको कैसे प्रूव करते हैं और इसका क्या उपयोग है, कैसे हम इसको यूज करते हैं किसी भी बॉडी का जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करने में। तो देखिए, स्टेटमेंट इसका तो बहुत आसान है और ये ध्यान रखना है कि ये जो थ्योरम है ये केवल और केवल 2 डायमेंशनल जो बॉडी होती है जैसे रिंग है या डिस्क है उन पर ही लागू होती है। और ये में ऐसी है कि इसको हम लोग 2 डायमेंशनल फिगर मतलब या फिर कोई समतल पटल है, कोई एक समतल पटल हो गया, किसी भी आकृति का हो सकता है। और ये कह रहा है कि अगर उस पर अगर कोई बिंदु O है, उस पर कोई बिंदु मान लेते हैं, उस बिंदु का नाम दिया हमने O, उस पटल के लंबवत अक्ष यानी पटल हमारा मान लीजिए गोल है, उसके लंबवत अक्ष के प्रति अगर जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है तो वो हम मान लेते हैं, उसको हमने अभी चूंकि खींचना ऐसे है तो ये पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम दिखा देंगे। ये हमारा है लंबवत अक्ष जिसको हम लोग कह रहे हैं जेड अक्ष। इस जेड अक्ष के प्रति जो जड़त्वाघूर्ण होगा वो पटल में स्थित 2 परस्पर लंबवत अक्षों यानी पटल पर ही 2 अक्ष और हों। जैसे बोर्ड एक पटल हो गया, पटल पर 2 अक्ष एक परस्पर लंबवत हो, दोनों अक्ष कहां पर हो, उस पटल पर ही हो, प्लेन पर हो। मान लेते हैं एक अक्ष हमारी हो गई यहाँ पर और एक अक्ष हो गई, 2 अक्ष हो गए एक्स अक्ष और वाई अक्ष, हमने इसको बना लिया। ये एक्चुअल में है दोनों कैसी परस्पर लंबवत है तीनों। ये बोर्ड के तल के लंबवत है जेड अक्ष, ये प्लेन पर ही लंबवत है, ठीक है ना। चित्र में दिख नहीं रहा है एक्स और वाई के बीच 90 डिग्री का कोण, लेकिन वो लंबवत ही है, ठीक है ना। और कह रहा है कि अगर हम इस जो तल के लंबवत जो अक्ष है उसके प्रति जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है, जिसको हम आई जेड लिख रहे हैं, इसके प्रति जड़त्वाघूर्ण क्या लिखा जाएगा, आई जेड। और इस अक्ष के प्रति जड़त्वाघूर्ण लिख रहे हैं हम लोग आई एक्स और वाई अक्ष के प्रति जड़त्वाघूर्ण लिख रहे हैं आई वाई। तो थ्योरम ये कहती है कि जो लंबवत अक्ष है उसके प्रति जड़त्वाघूर्ण पटल पर स्थित 2 अक्षों के परितः जड़त्वाघूर्णों के योग के बराबर होता है। मतलब अगर हम क्या, इसका मतलब क्या है हुआ, इसका मतलब हुआ कि आई जेड इक्वल टू होगा आई एक्स प्लस आई वाई। तो ये थ्योरम आपका स्टेटमेंट किस प्रकार से लिखेंगे, ये हमने लिख रखा है, देखिए इसको आप इस प्रकार से याद रखने, किसी समतल पटल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण आई जेड, समतल पटल के लंबवत अक्ष, ये बोर्ड तल पर नहीं है, ये ऐसे लंबवत अक्ष है, अगर इस बोर्ड को तल अगर माने तो, ठीक है। कितना होगा मान, उस पटल में स्थित, वो पटल पर 2 स्थित हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष, स्थित 2 लंबवत संगामी, संगामी का मतलब जो एक ही बिंदु से होकर के जा रहे हो, ऐसा ना हो कि एक्स अक्ष अलग खींची हो वाई अक्ष खींची हो अलग, ऐसा नहीं। संगामी मतलब एक ही बिंदु से जाने वाली जो अक्ष है वो उसकी बात हो रही है। तो संगामी अक्षों के परितः जड़त्वाघूर्णों के योग के बराबर होता है। तो पटल में कौन सी अक्ष है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये कैसी बिंदु O से होकर के जा रही है और O से ही होकर के कौन सी जा रही है, जेड अक्ष, तीनों संगामी हैं। तो आई जेड का जो मान होगा वो एक्स आई एक्स और प्लस आई वाई के बराबर होगा। एक्स और एक्स आई एक्स और आई वाई क्या है, ये पटल में स्थित लंबवत अक्षों के परितः जड़त्वाघूर्ण है। अगर एक्स अक्ष के परितः घुमाया जाए तो कितना जड़त्वाघूर्ण होगा, आई एक्स, वाई अक्ष के परितः घुमाया जाए जड़त्वाघूर्ण कितना होगा, आई वाई। लेकिन शर्त है दोनों कैसे होनी चाहिए, उस पटल पर होनी चाहिए दोनों अक्ष। तो इन दोनों का योग कर देंगे तो पटल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण ज्ञात हो जाएगा, लेकिन उस अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण होगा जो दोनों के संगामी बिंदु से होकर के जाता हो। तो ये इसका स्टेटमेंट है। अब इसको प्रूफ भी करना है, तो प्रूफ कैसे करेंगे उसको नोट कर लो, उसके बाद फिर हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं।
तो उपपत्ति डालो हेडिंग इसमें, उपपत्ति यानी प्रूफ। प्रूफ में हम लोग क्या मान लें, मान लिया हमने कि बिंदु O से एक लंबवत अक्ष है OZ, जिसको हम लोग ZH कह रहे हैं। तो क्या लिखते हैं भाषा में, माना समतल पटल पर स्थित बिंदु O से जाने वाले, माना समतल पटल पर स्थित बिंदु O से जाने वाले तल के लंबवत जेड अक्ष, वो कौन सा अक्ष हमारा, जेड अक्ष है। ये तल के लंबवत ऐसे है, लंबवत जेड अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण IZ ज्ञात करना। तल के लंबवत अक्ष के परितः अगर हमको जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना, तो हमने क्या मान लिया, माना समतल पटल पर स्थित बिंदु O से जाने वाले तल के लंबवत जेड अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण IZ है, उसी को ज्ञात करना है। ठीक है ना, IZ ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसके लिए तल पर दो परस्पर लंबवत अक्ष OX तथा OY खींचते हैं। ये निकालना हमको YH के परितः जड़त्व आघूर्ण है, तो हम लोग क्या करें, X अक्ष और YH जो खींच दे, वो पटल पर ही दो परस्पर लंबवत अक्ष खींच देते हैं। तो इसके लिए तल पर दो परस्पर लंबवत अक्ष OX तथा OY खींचते हैं। अब जरा मान लेते हैं कि इस, मान लीजिए ये हमारा अक्ष हो गया, तो यहाँ पर कोई बिंदु मान लें इस पटल पर, जिसकी दूरी है उस अक्ष से R, कोई बिंदु जिस पर इस कण कौन सा है, m द्रव्यमान का कण स्थित है। तो क्या लिखते हैं इस भाषा में, माना z अक्ष से r दूरी पर एक m द्रव्यमान का कण है, द्रव्यमान का एक कण है। मान लिया हमने, मान लेते हैं इसमें एक ये m द्रव्यमान का एक कण हो गया, जिसकी z अक्ष से दूरी कितनी है, r। ये लिख दिया हमने, m द्रव्यमान का एक कण लिया यहाँ पर, एक कण लिख दिया हमने। फिर सब एक कण का जड़त्व निकाल लेंगे, फिर पूरे पटल में निकालना है तो सबको जोड़ दे सभी कणों के लिए, तो सिग्मा लगा देंगे हम लोग। तो माना z अक्ष से r दूरी पर m द्रव्यमान का एक कण है, इस कण का z अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा, क्योंकि छोटा सा कण है तो जड़त्व आघूर्ण छोटा हो, तो उसको लिख सकते हैं हम लोग dIZ। इसका मान किसके बराबर होगा, mr² के। अगर आज हम ऐसे ले रहे हैं z अक्ष, ये हमारी z अक्ष है, बोर्ड में देखो, बोर्ड में तल पर खींची है, पर उसको खींची कैसे है, वो ऐसे, इससे r दूरी पर हमने एक कण दिया जिसका द्रव्यमान है m दूरी, उसकी किसी लंबवत दूरी होगी, इससे कहीं पर भी पॉइंट लोगे तो इस अक्ष से हमेशा लंबवत ही रहेगी। तो लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। अगर हमने एक कण का निकाल लिया, अगर हमको निकालना है पूरे पटल का,
तो क्या लिख देंगे, जेड अक्ष के परितः यानी पूरे पटल का जेड अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा, पूरे पटल का जेड अक्ष कितना हो गया, उसको हम लिख सकते हैं हम लोग आई जेड, और वो क्या करें हम लोग सिग्मा लगा करके उसका मान ज्ञान लिखते हैं हम लोग। यानी ऐसे ढेर सारे कण ले सकते हैं, जितने कण है सब, और सबका जड़त्व हम निकालो जेड अक्ष के परितः, सबको जोड़ दो, मतलब सिग्मा एम आर स्क्वायर, जोड़ने का मतलब क्या हो गया, सिग्मा एम आर स्क्वायर। तो ये तो हमने निकाले जेड अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण। अब जरा इसको और आगे बढ़ना है। अगर हम ये मान लेते हैं कि इस कण की एक्स अक्ष से दूरी कितनी, भाई एक्स अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण तो निकालो, अभी पता है y के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालो। जड़त्व आघूर्ण कैसे निकालेंगे हम लोग, ये मान लेते हैं कि x अक्ष से ये कण कितनी दूर है, ये जो x अक्ष से कितनी कण दूर है और y अक्ष से कितना दूर है। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट अगर हम मान लेते हैं x, y है, ये जो पटल पर, इसके पटल पर दोनों अच्छे भी हैं x अक्ष और y अक्ष, उस पटल पर हमने जो कण लिया है m द्रव्यमान का, उसके वाला कोऑर्डिनेट है x, y। इसका मतलब क्या है, ये दूरी हमारी क्या होगी x, और ये जो दूरी होगी वो होगी y, यानी समझो ये y तो ये भी y, ये x तो ये भी x। समझ में आया, मतलब कोई भी अगर कहीं कोई पटल है और उस पर हम कोई x अक्ष y अक्ष मान लें ऐसे, और कहा जाए इस पॉइंट के निर्देशांक 3, 2 है, इसका मतलब क्या है, पहले हम 3 इधर चलेंगे और इधर चलेंगे 2, तो ये डिस्टेंस 3 तो ये डिस्टेंस भी 3, ये डिस्टेंस 2 तो ये डिस्टेंस भी 2, तो ये है परस्पर लंबवत। ये फिर कह रहे हैं ये लंबवत x अक्ष y अक्ष है, यहाँ जरूर चित्र में नहीं दिख रहा, क्योंकि अगर हम लंबवत खींचेंगे तो z अक्ष की डायरेक्शन में ही हमारा y अक्ष हो जाएगा, तो फिर कंफ्यूजन होगा। इस वजह से हमने इसको टेढ़ा बनाया है, वरना है x अक्ष y अक्ष के बीच ये कोण बनना है 90 डिग्री का, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष बनाए हमने, 90 डिग्री कोण यहाँ बन रहा है, उसी तरीके से वहां पर भी है। तो अगर हम ये मान लें, माना इस कण की x अक्ष तथा y अक्ष से दूरियां क्रमशः अब x अक्ष से दूरी क्या लिखेंगे हम लोग, y, x अक्ष दूरी कितनी है y, तथा x अक्ष व y व x, ये हमने मान लिया, ठीक है ना। माना इस कण की x अक्ष तथा y अक्ष से दूरियां क्रमशः y व x है। x अक्ष से दूरी कितनी है y से दूरी कितनी है x, ये लिख दिया हमने। अगर ये x है, ये अगर y है और ये x है, ये r के साथ क्या रिलेशन होगा, जैसे ये अगर ये कह दें ये r है, तो ये 3 है, ये 2 है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, r स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये तो लिखेंगे। तो वही चीज यहाँ पर भी करना है, ये अगर x है ये y है, तो r कितना होगा, चलो इसको नोट करो, पहले वीडियो पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए r स्क्वायर इक्वल टू लिखा जा सकता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये कोण आप देखो ये 90 डिग्री का होगा, इस त्रिभुज की बात करें ये 90 डिग्री का होगा, ये कण है, ये आधार है, ये लंब है, तो कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये जरा वैल्यू यहाँ रख दो तो iz कितना होगा, इसलिए
आई जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर जगह हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आर की वैल्यू कैसे निकाला हम लोगों ने, एक पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाली इस त्रिभुज में। ये कोण 90 डिग्री का है, इसमें भाई दो अक्षें जब परस्पर लंबवत होंगी तो उससे जब बिंदु की दूरी निकाली जाए तो हमेशा लंबवत दूरी देखते कितनी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम आर की वैल्यू निकाल करके यहां रख देंगे, तो आई जेड की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जरा इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो आई जेड इक्वल टू, ये आई जेड है, इसको लिख सकते हैं सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एम वाई स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान दो, ये जो सिग्मा एम एक्स स्क्वायर है, तो एम एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर। देखिए वाई एक्स से दूरी इस कण की कितनी है, एक्स, वाई एक्स से दूरी से जो दूरी है एक्स, उसका स्क्वायर का मास के साथ मल्टीप्लाई कराया गया, तो क्या निकल आएगा, वाई एच के प्रति जड़त्वाघूर्ण। तो इसका मतलब जो एम एक्स स्क्वायर है वो इस कण का वाई एच के प्रति जड़त्वाघूर्ण होगा, और सिग्मा लगा है तो पूरे पटल का हो जाएगा वाई एच के प्रति जड़त्वाघूर्ण। इसी प्रकार से एम वाई स्क्वायर, वाई जो है वो एक्स से दूरी है, तो इसका मतलब ये जो एम वाई स्क्वायर लिखा है वो एक्स एच के प्रति जड़त्वाघूर्ण इस कण का होगा। पूरे पटल का निकालेंगे तो सिग्मा एम वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एम एक्स स्क्वायर की जगह आई जेड, जेड क्यों लिखा, सॉरी आई वाई यानी वाई एच से दूरी है इसकी एक्स, तो दूरी के वर्ग का गुणा कराएंगे तो हमारे साथ तभी तो उसकी प्रति जड़त्वाघूर्ण निकलेगा, प्लस ये हो जाएगा हमारा आई एक्स। ये थ्योरम कहती है हमको। अब स्टेटमेंट इसका इतना है मैथमेटिकल फॉर्मूला। अब जहां लिख सकते हैं, जहां आई वाई व आई एक्स, यह है क्या चीज, जहां आई वाई व आई एक्स क्रमशः, आई वाई देखो, आई वाई का मतलब एक्स एच के बदले, तो आई वाई तथा आई एक्स क्रमशः एक्स एच तथा वाई एच के परितः जड़त्व आघूर्ण है। तो ये हमने नोट कर लिया, ठीक है। तो ये इसका स्टेटमेंट आपको एग्जाम में अगर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आता है तो आपको इतना करना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, तो इसको नोट कर लो। और उसके बाद फिर हम देखते हैं जब इसका यूज करेंगे तो कौन सी शर्तें फॉलो होनी चाहिए वहां पर, तब हम इस प्रमेय का यूज कर पाएंगे न्यूमेरिकल करते समय। और उसके बाद फिर हम कुछ इसके न्यूमेरिकल भी कराते हैं, कैसे हम इसका यूज करेंगे किसी अक्ष के प्रति जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करने में, ठीक है। इसको नोट करो। प्रमेय की सर शर्तें लिख लो पहले, प्रमेय की शर्तें, ये न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, ठीक है ना। तो पहली शर्त है ये प्रमेय केवल टू डायमेंशनल, यानी केवल दो दिशी जो बॉडी होती हैं, टू डायमेंशनल वस्तुओं पर लागू होती है, टू डायमेंशनल वस्तुओं पर लागू होती है। जैसे टू डायमेंशनल कौन से होंगे, जैसे लिंग है, डिस्क है, ऐसे। ये बेलन और छड़ इनमें पर लागू नहीं होती है। वन डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल तो लागू होती ही नहीं है। पहले बात तो ये सिंपल एक पटल के लिए चुन बनी है में, तो ये प्रमेय केवल और केवल टू डायमेंशनल बॉडी पर ही आपको लगाना है, बाकी बेलन पर और स्फीयर पर ये सब नहीं लगाएंगे, ये वाले प्रमेय नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। वो जो समांतर अक्षों की जो प्रमेय है वो सब बॉडी पर लागू हो जाती है, वो चाहे वन डायमेंशनल हो, चाहे टू हो, चाहे थ्री डायमेंशनल हो, लेकिन ये केवल आपको टू डायमेंशनल बॉडी पर ही लगाना है। और क्या शर्त होनी चाहिए कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष,
अक्षें जो है परस्पर लंबवत होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। ठीक है, परस्पर लंबवत होनी चाहिए और संगामी भी होनी चाहिए। दोनों की शर्त है, संगामी भी हो, तीनों एक ही बिंदु से होकर के जानी चाहिए। और तीसरी शर्त है कि जो x और y जो अक्षे हैं ये पटल पर ही होनी चाहिए। ठीक है ना, x तथा y अक्ष यानी x अक्ष और y x तथा y अक्षें पटल पर होनी चाहिए, तभी हम इसका यूज कर पाएंगे। ये नहीं कि ये पटल से बाहर हो जाए, ऐसा नहीं हो। मतलब तीनों परस्पर लंबवत हैं तो ये नहीं लिख सकते हम लोग कि आई जेड प्लस आई एक्स इक्वल टू आई वाई, गलत हो जाएगा। आई एक्स और वाई आई वाई जो पटल पर होंगी उनका योग जो है लंबवत अक्ष के प्रतिनिधित्व के बराबर होता है। एक्स तथा वाई एक्स अक्षें पटल पर होनी चाहिए। और चौथी शर्त आप याद रखना है कि जो जेड अक्ष है, अब तीनों में से जो भी पटल पर होंगे उसको हम एक्स वाई मानेंगे। जरूरी नहीं कि एक्स वाई पटल पर, जो अच्छे पटल पर होंगे उनमें से एक को एक्स दूसरे को वाई, और जो लंबवत होगी उसको हम जेड मान लेंगे। ठीक है ना, तो जेड अक्ष पटल के लंबवत होनी चाहिए। और पांचवी शर्त इसका लेकिन ये देखिए ध्यान रखना है, एक्स वाई जेड अक्षें परस्पर लंबवत होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए और संगामी भी होनी चाहिए। एक ही बिंदु से तीनों पास हो रही हो। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि दो एक बिंदु से एक अलग हो, लंबवत तो हो पर अलग हो, ऐसा नहीं। और पांचवी ये है कि ये जरूरी नहीं है, मतलब ये आवश्यक नहीं है कि तीनों अच्छे द्रव्यमान केंद्र से होकर के जाएं, द्रव्यमान केंद्र से होकर जाएं। ये जरूरी नहीं है, जाए तो अच्छी है बात है और नहीं जाए तो भी अच्छी बात है। मतलब ये बिल्कुल है, वो कोई इसका सेंट्रल मास नहीं है, कहीं से भी ये दोनों अच्छे एक दूसरे के संगामी हो सकते हैं, कोई बिंदु हो सकता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जबकि समांतर जो प्रमेय था कि दो अच्छे थे परस्पर समांतर, उनमें से एक को कंपलसरी था, अनिवार्य था एकदम कि एक को सेंटर ऑफ मास से पास होना ही है तभी ऊपर में लागू होगी। लेकिन इसमें ऐसा कोई शर्त नहीं है। इसमें ये जो अच्छे हैं वो सेंटर ऑफ मास से जरूरी नहीं कि पास हो तभी लागू। पास हो रही हैं तो अच्छी बात है, नहीं पास हो रही है तो अच्छी बात है, बस तीनों संगामी होनी चाहिए और परस्पर लंबवत होनी चाहिए। दो पटल पर हो और एक उसके लंबवत हो, ये सब शर्तें आपको याद रखनी है, तब ये हम यूज कर पाएंगे इस प्रमेय को। तो शर्तें आप नोट कर लीजिए और उसको याद रखिए न्यूमेरिकल करते समय। अब जरा इसको कुछ उपयोग बताते हैं हम कैसे इसका यूज करेंगे। उपयोग जब भी हम लंब अक्षों के प्रयोग को पढ़ रहे हो चाहे समांतर अक्षों की, जब तक हमको सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले तो आपको याद नहीं होगा तो फिर इसका उपयोग समझने में थोड़ी समस्या आएगी। इसलिए आपको रट्टा मारना है, सेंटर ऑफ मास से तो होता है। ठीक है ना, किसी भी बॉडी का या किसी रिंग का, चूंकि लंब अक्षों में पढ़ रहे हैं तो लंब अक्षों के लिए हमेशा रिंग या डिस्क के लिए लागू करना है। तो हम मान लेते हैं हमारे पास है, पहला उपयोग हम देखते हैं कि कोई हमारे पास रिंग है ऐसे, ठीक है ना, एक हम रिंग ले लेते हैं और रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ, और हमको ये पता है कि सेंटर ऑफ मास मतलब ये जैसे एक रिंग है ऐसे, तो सेंटर ऑफ मास पास होने वाले और उस जो रिंग का जो
तल है उसके लंबवत अक्ष होगी ऐसे, रिंग ऐसे और अक्ष ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, वो लंबवत हो उस तल के, उसके अक्ष के प्रति जल तो आघूर्ण पता है। मतलब ये हमारे पास रिंग है, इस ये मान लेते हैं जेड अक्ष हो गया, तो लंबवत अक्ष है तो मान लेंगे जेड अक्ष है। इसके प्रति जल तो आघूर्ण पता है आई जेड की वैल्यू कितनी होती है। रिंग का अगर रिंग लेते हैं तो कितना होगा, मान लीजिए एग्जांपल किसका है, रिंग का है, तो रिंग का जल तो आघूर्ण कितना होगा। अगर रिंग का द्रव्यमान है m और उसकी त्रिज्या है r तो mr² होता है रिंग का। समझ में आया। जो सेंटर ऑफ मास से पास हो, ये सेंटर ऑफ मास है उसका, और उस तल के लंबवत हो, उस अक्ष के परिधि तो आघूर्ण होता है mr²। और हमको ज्ञात करना है इस x अक्ष के परिधि कितना जल तो आघूर्ण होगा। अब ये दोनों लंबवत तो हैं, लेकिन क्या होनी चाहिए, लागू करना है अगर लंबवत प्रमेय तो तीन परस्पर लंबवत होनी चाहिए। तो एक एक्स बना लिया जिसके पर ज्ञात करना है, और एक हम बना लेंगे वाई एच। ये दोनों, लेकिन वाई एच कहां पर लेंगे हम, दोनों पटल पर। एक ये रिंग जेड अक्ष ऊपर, और ये दोनों जो अच्छे हैं वो पटल पर ही हैं, ऐसे समझ में आ रहा है। इस तरीके से ये परस्पर लंबवत अच्छे हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष। चित्र में दिख नहीं रहा है, आपको लंबवत ही लेकर चलना है, आपको माइंड मेकअप करना है कैसे हैं दोनों परस्पर लंबवत। मतलब ये समझो ये रिंग है एक्स अक्ष और वाई अक्ष ऐसे, लेकिन अब जेड अक्ष ऐसे खींचना है तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमको थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया और जेड अक्ष को ऊपर खींच दिया। ये अंतर केवल हुआ है, वरना आपको ध्यान रखना है कि वाई अक्ष और एक्स कैसे परस्पर लंबवत हैं। अब ये ध्यान रखना है कि ये चूंकि रिंग क्या होता है, एक सिमेट्रिकल होता है, चाहे जिस तरफ उसके व्यास अगर कोई बनाना है तो चाहे जैसे खींच दो, चाहे एक्स अक्ष बना दो, चाहे वाई अक्ष बना दो, या इसके अलावा और भी पटल पर कोई भी लाइनें खींच दो, वो सब कैसी होंगी, सिमेट्रिकल होंगी, एक जैसी दिखेंगी आपको। इसका मतलब एक्स अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण, वाई अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, सेम होगा। वह सिमेट्रिकल बॉडी का जड़त्व आघूर्ण हमेशा सेम होता है किसी अक्ष के प्रति, ठीक है ना। तो अगर ये IZ पता है, अगर हमारे स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण है, तो इसका मतलब है कि हम लोग अगर लंब अक्षों को प्रमेय अगर यूज करेंगे, लंब अक्षों की प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, IZ = IX + IY। अब यहां पर IX और IY ये बराबर हैं। ये क्यों बराबर होंगे, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों पटल पर है, व्यास समझो दोनों है x और y, और व्यास ये कैसे होंगे, रिंग के सिमेट्रिकल होंगे। ऐसी लाइन खींच दो, कोई सर्किल है ऐसे, ऐसे लाइन खींच दो, ऐसे खींच दो, ऐसे, उसके रिस्पेक्ट देखेंगे तो वो सब रिंग एक जैसा ही दिखेगा। तो इसलिए एक जैसा दिखेगा, इसलिए दोनों अक्षों के परिधि जड़त्व आघूर्ण कैसा होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, रीजन कितना चाहो तो लिख दो, क्योंकि x अक्ष व y अक्ष, x और y अक्ष के परिधि जो रिंग हमारी है वो कैसी होगी, सिमेट्रिकल होगी, सिमेट्रिकल होने को कहते हैं सममित है। क्योंकि x अक्ष y अक्ष के परिधि हमारी कैसी है, सिमेट्रिकल। इस कहां से दोनों बराबर होंगे, जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो IZ की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, हम लोग IX लिख सकते हैं, IY की जगह भी x हो जाएगा, तो IX का वैल्यू कितनी हो गई, IZ और IZ की वैल्यू पता है, ये IZ की वैल्यू पता है, तो IX कितना हो जाएगा, mr²/2। ये भी रिंग, ये डिस्क का होता है, mr²/2 तो डिस्क का हम लोग याद कर रखा है। तो डिस्क का किसके परिधि होता है, जो पटल के लंबवत अक्ष के परिधि जड़त्व आघूर्ण निकालना है और सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे तब ये। लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास से रिंग में अगर पास हो रही तो mr², और अगर इस अक्ष के परिधि निकालना है तो कितनी होगी, mr²/2। इसमें क्या होगी, mr²/2, यानी दोनों एक जैसी है तो दोनों के परिधि कितना हो जाएगा,
mr²/2 ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसके अक्ष के परितः ज्ञात कर रहे हैं। ये दोनों पटल पर हमने लिया है, x अक्ष और y अक्ष, और ये z अक्ष पटल के लंबवत है, तभी आप ये प्रमेय यूज कर पाएंगे। इस तरीके से हम ये ज्ञात कर लिया हमने। और प्रश्न अगर ये आ जाए कि हम लिंग जैसे ये लिया, आप कहा जाए इस अक्ष के परितः बताओ जरा तो आपको कितना होगा। यहाँ ये कौन सा अक्ष खींचे हमने, ये भी इस तरीके से, जैसे अगर हम दूसरा चित्र, जैसे अगर हम ये कहते हैं रिंग हमारे पास है, ये रिंग ये, अगर हम इसके परितः जरा तो आपको पता है इस अक्ष के परितः, ये अब ऐसे खींच दिया हमने, ऐसे ये रिंग पटल पर ही खींची हुई है, पटल पर खींचा तो इसका कितना होगा mr²/2 होगा कि नहीं। ये तल के लंबवत अगर हो गया तब तो mr² होगा, तल पर ही ये अक्ष है यानी व्यास है, व्यास के परितः कितना होता है mr²/2। और कहा जाए जरा व्यास के समांतर ही एक दूसरी अक्ष जो इसके स्पर्श करते हुए जा रही है, इसके समांतर किस अक्ष के परितः तो आप बताओ कितना होगा। तब यहाँ पर हम कौन सा प्रमेय लागू करेंगे, समांतर अक्षों के प्रमेय, और तब उसमें जाता हूं कितना होगा इस अक्ष के परितः तो आप I की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, ICM प्लस mr², ये तो लिखते हैं लोग ma² लिखते हैं, क्योंकि दूरी कितनी होगी त्रिज्या के बराबर, तो यहाँ पर mr² हो जाएगा। और समझ आ रहा है ये। तो अब यहाँ पर ICM कितना होगा, ICM का मान हम लोग लिख सकते हैं mr², सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली mr²/2 प्लस mr², या इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 3mr²/2, ये हो सकता है। तो अगर ऐसे निकालना है तो व्यास के समांतर हो, पटल के समांतर हो, तो उसका जड़ तो आघूर्ण 3/2 mr², मतलब ये रिंग का ही जड़ तो आघूर्ण है, लेकिन किस अक्ष के परितः है ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि किस अक्ष के परितः जड़ तो आघूर्ण याद है हमको, किस अक्ष के परितः जड़ तो आघूर्ण ज्ञात करना है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि 3mr² ये भी रिंग का हो गया, mr² ये भी रिंग का हो गया, mr²/2 ये भी रिंग का हो गया, किस अक्ष के परितः है ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था इसका। अगर हम डिस्क की बात करें तो क्या होगा, मतलब डिस्क ले लें, मतलब डिस्क देख लेते हैं। उसका उपयोग हम लोग ले सकते हैं डिस्क, और ये मान लो तस्तरी हो गई है प्लेट, और प्लेट के सेंटर से यानी द्रव्यमान केंद्र, सेंटर कहाँ होगा इसका, द्रव्यमान केंद्र सेंटर पर होगा, सेंटर से होकर जाने वाले और तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़ तो आघूर्ण हमको याद है, ये समझो, ये z अक्ष हो गया, इसके परितः जड़ तो आघूर्ण कितना होगा IZ, इसका मान हम लोग याद रखते हैं mr²/2। जिसका सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला, सेंटर ऑफ मास समझो इसको C है, इससे पास होने वाला और तल के लंबवत, ये भी डिस्क ऐसे और इसके लंबवत ऐसे अक्ष है जिसके परितः जड़ तो आघूर्ण हमको याद है mr²। यही डिस्क अगर ऐसे हो, इसके परितः जड़ निकालना हो, ऐसे निकालना हो, ऐसे निकालना हो, तो फिर उसका जड़ तो आघूर्ण बदल जाएगा। तो वही हम ज्ञात कर रहे थे, अगर हम इसके प्लेन पर ऐसे निकालना हो जड़ तो आघूर्ण या ऐसे निकालना हो तो कितना हो। तो अगर हम मान लेते हैं कि हमको ज्ञात किसके करना है, इस अक्ष के परितः जड़ ज्ञात करना है, x अक्ष के परितः, तो हमको एक और खींचनी पड़ेगी पटल पर, वो मान लेते हैं z अक्ष हो गया। अब ये तो तीनों दोनों जो अक्ष होंगे x अक्ष और y अक्ष कैसे होंगे, सिमेट्रिकल होंगी इस डिस्क के सापेक्ष। तो इसको हम लोग IZ की वैल्यू तो हमको पता है mr²/2 होती है डिस्क के लिए, ठीक है ना, ये डिस्क के लिए है। तो अगर प्रमेय लगाओ जरा, IZ इक्वल टू क्या होगा, जो पटल पर स्थित है उसके अक्ष के परितः जड़ तो आघूर्ण के योग के बराबर होगा, Ix प्लस Iy, ये पटल पर हमने ले लिया। अब यहाँ पर भी Ix और Iy ये बराबर होंगे क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, रिंग डिस्क जो है, डिस्क भी और रिंग एक सिमेट्रिकल ही होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू सिमेट्री,
इस सममिति के कारण, सिमेट्री, ये हम लोग लिखा जा सकता है। तो आई जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2ix, और 2ix का मतलब हो गया ix की वैल्यू हो जाएगी आई जेड बाई 2, या इसको लिख सकते हैं आई जेड की वैल्यू है mr² बाई 2, और बाई 2 करेंगे कितना हो जाएगा ix की वैल्यू हो जाएगी mr² बाई 4। तो अगर हम इस अक्ष के पढ़ते जाए तो हम निकालना कितना आ जाएगा mr² बाई 4, और इसके भी पढ़ते जाए तो हम हो जाएगा mr² बाई 4। तो इस अक्ष के पढ़ते निकालना है, व्यास के पढ़ते अगर निकालना है तो mr² बाई 2, और तल के लंबवत अगर निकालना है तो mr² बाई 2, 2 है जेड नहीं, इसको समझना mr² बाई 2, ठीक है। तो ये पॉइंट है, अगर इसी में व्यास के पढ़ते निकालना हो और ये स्पर्श करता हुआ अच्छु, आज समझ में आ रहा, मतलब इस तरीके से जो हमसे रिंग के लिए था, मान ये हमारा एक ये डिस्क है, इसके ये पटल पर स्थित अक्ष खींचा, पटल पर स्थित अक्ष पर तो और कितना होगा mr² बाई 4, और कहा जाएगा इसके समान, इसके अक्ष के पहले बताओ जो इसके समांतर है और इसको स्पर्श करता हुआ जा रहा है इस डिस्क को, तो ये त्रिज्या कितनी होगी r। तो समांतर सूत्र में लगाएंगे, समांतर सूत्र में क्या कहती है I इक्वल टू ICM प्लस MA², ये तो होती है। इसको अलावा ICM क्या हो, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा इसका, यहाँ पर इससे पास होने वाले अक्ष के पहले काउंट कितना हो जाएगा mr² बाई 4 प्लस mr² हो जाएगा, ये कितना है दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी, तो समांतर अक्षों के प्रमेय यहाँ पर लागू करके निकालेंगे, ये हो जाएगा 5/4 mr²। ये जो हो जाएगा, तो आप ये भी निकाल लिया, ये भी जिसका है, लेकिन किसके पढ़ते हैं, वो अक्ष जो पटल के समांतर हो और इस व्यास के भी समांतर हो, उस अक्ष के पढ़ते तो आप निकालना, और उसको स्पर्श करते हुए जा रही हो केवल किनारे से, उसके वजह से हो जाएगा 5/4 mr²। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि किस अक्ष के परितय ज्ञात करना, उसके आधार पर इसका फार्मूला बनेगा। ओके, तो इस प्रकार से इसकी यूजेस हम लोग पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।